नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम डायोडों की कोडिंग प्रणालियां देखेंगे कि डायोडों पर कुछ अंक और अक्षर इंगित होते हैं, वो उनके मान और कोडिंग जो है निर्माता का विनिर्देशन प्राप्त करती है। तो डायोडों की तीन प्रणालियां प्रचलित हैं। सबसे पहले जो यूएसए और यानी अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी कोडिंग प्रणाली, वो थी JEDEC, जॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन। जॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन। इस प्रणाली को यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया था। इस प्रणाली को हम EIA प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें एकल संधि डायोड या ट्रांजिस्टरों के लिए 1N का प्रयोग किया जाता है अक्षर, और द्विसंधि डायोड या ट्रांजिस्टरों के लिए 2N का प्रयोग किया जाता है। एकल संधि के लिए 1N, द्विसंधि के लिए आपके 2N से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2N 4003। तो ये JEDC प्रणाली का कोडिंग किया हुआ डायोड है और द्विसंधि डायोड है। बाकी जो विवरण है वो 4003 रजिस्टर क्रमांक पर डायोड की शक्ति, धारा, वोल्टता के बारे में सारा विवरण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो विकसित की गई थी वो प्रो इलेक्ट्रॉन प्रणाली विकसित की गई। प्रो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस प्रणाली जो है हमारे देश में इसी प्रणाली के द्वारा डायोडों पर कोडिंग की जाती है। इसमें यदि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के परिपथ में यदि कोई डायोड लगा हुआ है तो उस पर 2 अक्षर और अंक द्वारा कोडिंग की जाएगी। जैसे BY127। तो B का अर्थ क्या है, Y का अर्थ क्या है, फर्स्ट लेटर क्या दर्शाता है, सेकंड लेटर क्या दर्शाता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरा, यदि कोई डायोड उद्योगों में परिपथों में प्रयुक्त किया गया है तो उस पर 3 अक्षर 3 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे और अंक होगा। जैसे
VYZ 2010 ये उद्योग में लगा हुआ डायोड है। और पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर क्या प्रदर्शित करेगा ये आप समझिए। सबसे पहले हम इस प्रणाली में प्रथम अक्षर की बात करते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है? प्रथम अक्षर उस डायोड के पदार्थ के बारे में जानकारी देता है कि वो डायोड किससे मिल करके बना हुआ है। अगर प्रथम अक्षर आपका ए है तो इसका मतलब वो जर्मेनियम अर्धचालक से द्वारा निर्मित किया गया है। यदि आपका पहला अक्षर बी है तो वह डायोड सिलिकॉन द्वारा निर्मित किया गया है। यदि आपका सी अक्षर पहला मिलता है तो वह गैलेनियम आर्सेनाइड के द्वारा निर्मित किया गया है। यदि आपको पहला अक्षर आर मिलता है तो वो कैडमियम सल्फाइड से मिलकर के बना हुआ है। तो ये तो आपने प्रथम अक्षर की बात देखी। तो हम जैसे उपभोक्ता के में ही प्रथम अक्षर देखते हैं, बी मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो सिलिकॉन निर्मित है। और इसमें भी मैंने इंडस्ट्रीज में लगे हुए को भी देखा तो उसमें भी पहला अक्षर ए लिया है। इसका मतलब ये दोनों डायोड जो है सिलिकॉन पदार्थ से अर्धचालक से निर्मित है। अब बात करते हैं हम प्रो इलेक्ट्रॉन में द्वितीय अक्षर जो मेन है हमारे, वो क्या दर्शाते हैं। देखिए ये टेक्निकल हेल्पर और टेक्निकल से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही विशेष पॉजिटिव पॉइंट का आपका पहलू है और ज्यादा कठिन भी नहीं है प्रणाली। तो दूसरे अक्षर की बात करते हैं। दूसरा अक्षर, द्वितीय अक्षर क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? वो उपयोग की डायोड के उपयोग की स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे पहला अक्षर द्वितीय आपका ए है तो इसका मतलब पता लगाने वाले डायोड या संकेत डायोड, सिग्नल डायोड या सर्चिंग डायोड है। तो पहला अक्षर जो है या तो पता लगाने वाले डायोडों के लिए लिया जाता है उपयोग में और संकेत डायोड के रूप में लिया जाता है, या जो है सर्चिंग डायोड के रूप में ए अक्षर का प्रयोग करते हैं। वी अक्षर जो है वो धारतीय डायोडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि यदि डायोडों का प्रयोग धारिता के लिए या कैपेसिटेंस डायोड के लिए किया गया है। अगर आपका द्वितीय अक्षर सी है तो IF अनुप्रयोग के लिए लिया गया है, जिसमें
शक्ति नहीं होगी, सही शक्ति के लिए वो प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। दी अक्षर यदि आपको लिखा मिलता है तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि AF अनुप्रयोग के लिए उसको प्रयुक्त किया जाएगा। अगर आपका अक्षर ई मिलता है तो ये टनल डायोडों के लिए प्रदर्शन करता है। अगर आपका अक्षर F द्वितीय है तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोग के ट्रांजिस्टरों के लिए लिया जाएगा। यदि आपको अगला दूसरा अक्षर G मिलता है तो वो विविध डायोड है जो विभिन्न परिपथों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यदि आपको दूसरा अक्षर N मिलता है तो वो फोटो कपलर डायोड है। यदि आपको दूसरा अक्षर P मिलता है तो वो फोटोडायोड के लिए प्रयुक्त किया गया है। N फोटो कपलर के लिए है और P फोटोडायोड के लिए है। R अगर अक्षर प्रयुक्त किया जाता है तो वो सूचन डायोड है, यानी ऑन ऑफ करने वाला कुंजी के रूप में प्रयुक्त होने वाला डायोड है। यदि आपका अगला दूसरा अक्षर Y मिलता है तो इसका मतलब वो दिष्टकारी डायोड है। AC को DC में बदलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला डायोड है। यदि आपको Z मिलता है द्वितीय अक्षर तो वह जेनर वोल्टता से संबंधित डायोड है। कहने का मतलब जेनर डायोड है। यदि आपको X मिल जाता है तो वो पावर को गुणक के रूप में परिवर्तित करने वाला डायोड है। अब देखिए, अभी मैंने उदाहरण लिया था VY 127। तो पहला अक्षर पदार्थ की प्रकार पर को बता रहा है और ये अभी देखा आपने कि B सिलिकॉन के प्रदर्शन करता है, जबकि दूसरा अक्षर आपका Y है जो उपयोग की स्थिति को दर्शा रहा है कि वो दिष्टकारी डायोड है। यदि इसी प्रकार मैं ABZ 125 लिख देता हूं तो एक का मतलब होगा कि वह जर्मेनियम निर्मित डायोड है, लेकिन दूसरा अक्षर आया है तो वो धारतीय डायोड है। तीसरा अक्षर आपको Y या Z ही मिलता है, Y आता है तो दिष्टकारी है, यानी धारतीय डायोड तो है लेकिन वो AC को DC में बदलने वाला है। और यदि आपको Z मिल रहा है तो इसका मतलब वो जेनर डायोड है, यानी जेनर वोल्टता से संबंधित डायोड है। अंतिम जो प्रणाली प्रयुक्त की जाती है वो जापान द्वारा विकसित की गई थी।
जिसे JIS कहते हैं। इसमें जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, इसमें डायोड या ट्रांजिस्टरों के लिए पहला अक्षर आपको 2 मिलेगा और दूसरा अक्षर आपको जैसे मैंने लिख दिया 2SA 364। तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? तो पहले अक्षर तो जापान की कोडिंग को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन दूसरा अक्षर यदि A है तो वो PNP-IF फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांजिस्टर है। यदि आपको दूसरा अक्षर B मिलता है तो वो PNP, पहला A था जो PNP हाई फ्रीक्वेंसी के लिए था और ये B जो है वो PNP-IF के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें 2 अक्षर और भी काम में लाए जाते हैं, वो हमारे C अगर है तो NPN है, ट्रांजिस्टर कैसा है NPN, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर है। यदि आपको D लिखा मिलता है तो NPN-IF ट्रांजिस्टर है। इस प्रकार आपने अभी तक जो है डायोड की कोडिंग प्रणालियां समझी। आई होप आपके समझ में ये आया होगा। तो जिनके समझ में थोड़ा सा कम आया है वो वीडियो को दोबारा देखें और अक्षरों के नाम और उनका पदार्थों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लें, जिससे आपके प्री या मेन में इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं निस्पंदक परिपथ, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? फिल्टर सर्किट स्पंदित डीसी में यानी उर्मिकाओं वाली डीसी की उर्मिकाओं को हटाने के लिए जो परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं वो फिल्टर सर्किट कहलाते। कहने का अर्थ यह है कि स्पंदित डीसी को स्मूथिंग डीसी प्राप्त करने के लिए जिन परिपथों का प्रयोग किया जाता है उनको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। एक फिल्टर सर्किट में 3 ही घटक आपको जिनसे मिलकर के फिल्टर सर्किट बना होता है वो घटक कौन कौन से हैं? एक तो प्रतिरोध, दूसरा है संधारित्र और तीसरा है प्रेरक यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। इनके आधार पर फिल्टर सर्किटों को 5 प्रकार के में वर्गीकरण किया गया। तो फिल्टर सर्किटों के प्रकार, पहला जो फिल्टर सर्किट आता है आपका वो संधारित्र निवेश, संधारित्र निवेश, इनपुट कैपेसिटर
इसमें क्या किया जाता है, देखिए कि फुल वेव रेक्टिफायर से जो स्पंदित डीसी प्राप्त होती है उसको एक कैपेसिटर, जिसे फिल्टर के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, उसमें से गुजारा जाता है। और चूंकि संधारित्र की धारिता एसी घटक को निम्न प्रतिकार्यता उपलब्ध कराती है, निम्न प्रतिकार्यता उपलब्ध कराती है, जिससे कि एसी का जो अंश है स्पंदित, उसे परिपथ से बाहर निकाला जा सके। और दूसरा कार्य जो कैपेसिटर का है वो डीसी को उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके मोबाइल चार्जरों को ले सकते हैं। मोबाइल चार्जरों में संधारित्र निवेश जो है फिल्टर सर्किट का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो फिल्टर सर्किट आपका आता है वो है आरसी शोधन भी कहते हैं फिल्टर को, और निस्पंदक सर्किट भी कहते हैं। तो इस फिल्टर सर्किट में फुल वेव रेक्टिफायर से जो निर्गत पर स्पंदित डीसी होती है उसे रेजिस्टेंस में से गुजार करके और फिर एक कैपेसिटर में डाल दिया जाता है, और लोड प्रतिरोध से गुजार करके और आउटपुट प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें संधारित्र निरावेशन के समय को लंबा कर देता है, निरावेशन के समय को लंबा कर देता है, जिससे बिना स्पंद की डीसी स्टोर हो जाती है और रिपल्स वाली जो डीसी है वो सॉरी एसी है उसे बाहर पथ प्रदान कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद तीसरा जो फिल्टर सर्किट आपको देखने को मिलता है वो श्रेणी चालक निस्पंदक। इस प्रकार के निस्पंदक में यानी फिल्टर सर्किट में फुल वेव से प्राप्त जो डीसी आउटपुट पर प्राप्त होती है उसके श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर लगा दिया जाता है और लोड प्रतिरोध के माध्यम से आउटपुट पर बीडीसी को प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें से जब करंट गुजरती है यानी डीसी गुजरती है तो उस समय जिसमें एक सीएमएफ उत्पन्न होता है जो रिपल्स का जो है विरोध करता है यानी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो
अगला जो फिल्टर सर्किट है वो हमारा चौथे नंबर का एलसी शोधक के या निस्पंदक के नाम से जाना जाता है। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर से हम जो स्पंद की डीसी होती है उसमें प्रतिकार्यता को कम करने के लिए इंडक्टर में से गुजारा जाता है, फिर कैपेसिटर में डाल दिया जाता है। शेष रिपल्स यहाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन इससे जुड़े संधारित्र और प्रेरक की सुरक्षा के लिए सर्किट में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे ब्लीडर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर हम एक भार प्रतिरोध से डीसी को गुजार करके और आउटपुट पर वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम जो आपका निस्पंदक परिपथ है वो कौन सा है? वो हमारा पाई निस्पंदक होता है जिसमें फुल वेव से प्राप्त आपकी रिपल वाली डीसी को पहले एक कैपेसिटर में निवेश कराया जाता है, उसके बाद इंडक्टर से गुजारा जाता है और फिर एक कैपेसिटर में डाल दिया जाता है। ये एक पाई जैसी संरचना होती है, इसलिए इसे टीटी या पाई फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको टीटी फिल्टर भी कहा जाता है। देखिए इसमें दोष की संभावना कैसे रहती है कि यदि आपका C1 यानी ये C1 लिख दिया, ये C2, अगर C1 खुल जाए, निवेशी कैपेसिटर खुल जाए, तो आउटपुट पर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शोर उत्पन्न होगा। अगर बाई चांस आपका इंडक्टर जल जाए या फूक जाए तो उस स्थिति में वोल्टता आपकी शून्य होगी आउटपुट, और अगर आपका C2 खुल जाता है तो भी निर्गत वोल्टता आपकी शून्य होती है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा। तो कोडिंग और फिल्टर सर्किटों का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे जो टेक्निकल हेल्पर की प्री एग्जाम देने वाले हैं उनको इसका 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। और आज शाम को मैं फिल्टर परपथों को मैंने पढ़ा दिया, लेकिन रेक्टिफायर्स के बारे में और ट्रांजिस्टरों के बारे में हम जो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।